नमस्कार, आप देख रहे हैं कमल राष्ट्रीय और मैं हूं आपके साथ में शोभित पाठक। तो रुक करते हैं महत्वपूर्ण सुर्खियों पर। मेडिकल चेकअप के लिए विदेश जाएंगी कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, राहुल और प्रियंका भी रहेंगे साथ। एससीओ देशों की बैठक में शामिल होंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, उज्बेकिस्तान के रक्षा मंत्री से करेंगे मुलाकात। बिहार की महागठबंधन सरकार के लिए आज असली इम्तिहान, शक्ति परीक्षण से पहले स्पीकर पर घमासान। सीबीआई छापेमारी से बीजेपी पर भड़के सुनील सिंह, बोले किस बात की खुन्नस निकाल रहे हो। और असम की अदालत ने मनीष सिसोदिया को भेजा सम्मन, सीएम हेमंत की पत्नी ने दायर की थी मानहानि की याचिका। खबरें अब विस्तार से। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी बीते काफी लंबे समय से खराब स्वास्थ्य का सामना कर रही हैं और इसी बीच वह कोरोना वायरस से संक्रमित पाए जाने के बाद अब उनसे उबरने के बाद विदेश जाकर अपनी चिकित्सा जांच कराने जा रही हैं। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने इस बात की जानकारी दी है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने बताया कि कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी लंबे समय से बीमारी से जूझने के बाद अब अपनी चिकित्सा जांच के लिए जल्द ही विदेश जाएंगी। इस दौरान राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा भी उनके साथ जाएंगे। फिलहाल जयराम रमेश ने यह साफ नहीं किया है कि चिकित्सा जांच के लिए सोनिया गांधी कब विदेश जाने वाली हैं। आपको बता दें कि जयराम रमेश ने बताया कि कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की मां का स्वास्थ्य भी काफी खराब हो गया है। वह अपनी चिकित्सा जांच के दौरान अपनी मां से भी मिलने जाएंगी और इसके बाद वह स्वदेश लौट आएंगी। इस दौरान राहुल गांधी और प्रियंका गांधी अपनी मां के साथ विदेश जाएंगे। इसके बाद राहुल गांधी 4 सितंबर को कांग्रेस की एक महत्वपूर्ण रैली को संबोधित करेंगे। कांग्रेस लंबे समय से महंगाई के मुद्दे पर केंद्र सरकार को घेरते हुए नजर आ रही है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने जानकारी दी है कि कांग्रेस सांसद राहुल गांधी 4 सितंबर को दिल्ली में कांग्रेस की महंगाई पर हल्ला बोल रैली को संबोधित करेंगे। उन्होंने बताया कि इस रैली का आयोजन दिल्ली के रामलीला मैदान में किया जाएगा। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज शंघाई सहयोग संगठन के रक्षा मंत्री स्तर के सम्मेलन में हिस्सा लेंगे, जहां वह एससीओ की बैठक को संबोधित करेंगे। इससे शामिल होने के लिए वह मंगलवार को उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद पहुंच चुके हैं। वह उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद की 3 दिवसीय यात्रा पर गए हैं। इस दौरान वह एससीओ देशों की रक्षा मंत्रियों से भी मुलाकात करेंगे। बताया जा रहा है कि प्रभावशाली समूह के वार्षिक शिखर सम्मेलन से लगभग 3 सप्ताह पहले एक एससीओ सदस्य देशों के साथ रक्षा मंत्री स्तर की बैठक का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें चीन के रक्षा मंत्री जनरल वेई फेंगे और रूसी रक्षा मंत्री सरगेई शोइगु के शामिल होने के कयास लगाए जा रहे हैं। फिलहाल केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ताशकंद के दौरे के दौरान उज्बेकिस्तान के रक्षा मंत्री लेफ्टिनेंट जनरल बखोदिर कुर्बानोव से मुलाकात की है और इस दौरान उन्होंने दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय मुद्दों पर बैठक भी की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोशल मीडिया पर एक तस्वीर शेयर करते हुए जानकारी दी है कि बातचीत के दौरान उन्होंने भारत उज्बेकिस्तान रक्षा संबंधों की समीक्षा की। उनका कहना है कि हमारा सहयोग एक ठोस नींव पर आधारित है और आने वाले दशकों में यह बढ़ता ही रहेगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ताशकंद में कजाकिस्तान के रक्षा मंत्री कर्नल जनरल रुसलान के साथ भी मुलाकात की है। इस दौरान उन्होंने रक्षा और सुरक्षा सहयोग, आपसी हित के अन्य मुद्दों के सभी पहलुओं पर चर्चा की। उनका कहना है कि वह रक्षा सहयोग को और गहरा करने पर सहमत हुए हैं। राजनाथ सिंह ने बेलारूस के रक्षा मंत्री लेफ्टिनेंट जनरल विक्टर क्रेनिन से भी मुलाकात की है। फिलहाल आपको बता दें कि साल 2001 में शंघाई सहयोग संगठन की स्थापना की गई थी और इस दौरान शंघाई में रूस, चीन, किर्गिज गणराज्य, कजाकिस्तान, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपतियों ने एक शिखर सम्मेलन के जरिए इसकी स्थापना की थी, जो कि आर्थिक और सुरक्षा की दृष्टि से एक प्रभावशाली समूह है। भारत और पाकिस्तान को साल 2017 में इसका स्थायी सदस्य भी बनाया गया था। बिहार में एनडीए से अलग होकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में बनी महागठबंधन सरकार में आज विधानसभा में अपना बहुमत साबित करेगी। आज बुधवार के दिन बिहार विधानसभा का एक दिवसीय विशेष सत्र बुलाया गया और इस विशेष सत्र के दौरान आज सदन में जेडीयू आरजेडी गठबंधन को फ्लोर टेस्ट के दौरान बहुमत साबित करना होगा। फिलहाल विधानसभा अध्यक्ष विजय सिन्हा ने अपना पद छोड़ने से इनकार कर दिया है। ऐसे में बिहार विधानसभा का विशेष सत्र काफी हंगामेदार होने के आसार लगाए जा रहे हैं। हालांकि बिहार विधानसभा अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव भी आ चुका है। ऐसे में विधानसभा अध्यक्ष विजय सिन्हा ने इन्हें नियमों और प्रावधान के खिलाफ बताया। बिहार
विधानसभा अध्यक्ष विजय सिन्हा बीजेपी के विधायक हैं। वहीं जेडीयू के निकट पर एमएलए बने बिहार विधानसभा के डिप्टी स्पीकर महेश्वर हजारी का कहना है कि स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आ चुका है। ऐसे में सदन चलाने का काम उपाध्यक्ष को करना होगा। महेश्वर हजारी के अनुसार विजय सिन्हा को नैतिकता और बहुमत के अनुसार सम्मान के साथ अपना पद छोड़ देना चाहिए। आपको बता दें कि बिहार की 243 सीट की विधानसभा में सरकार बनाने के लिए 122 विधायकों की जरूरत होती है और ऐसे में नीतीश कुमार के नेतृत्व में महागठबंधन के पास वर्तमान में 164 विधायक हैं जो आसानी से फ्लोर टेस्ट में अपना बहुमत साबित कर सकते हैं। वहीं अविश्वास प्रस्ताव आने के बाद स्पीकर बने रहने के लिए विजय सिन्हा को बहुमत चाहिए होगा, लेकिन बीजेपी के पास सिर्फ 77 विधायक हैं। फिलहाल विधानसभा सचिव को महागठबंधन के विधायकों ने विधानसभा अध्यक्ष विजय सिन्हा के खिलाफ 10 अगस्त को अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दिया था। इस बीच अब कयास लगाए जा रहे हैं कि आरजेडी के वरिष्ठ नेता अवध बिहारी चौधरी विधानसभा के नए स्पीकर हो सकते हैं। वहीं जेडीयू के देवेश चंद्र ठाकुर विधान परिषद के सभापति बनाए जा सकते हैं। आरजेडी एमएलसी और लालू प्रसाद यादव के करीबी सुनील सिंह के घर पर आज सीबीआई ने छापा मारा है। आरजेडी के 3 और बड़े नेताओं अशफाक करीम, फयाज अहमद और आरजेडी के पूर्व एमएलसी सुबोध राय के ठिकानों पर भी सीबीआई की रेड चल रही है। सीबीआई छापेमारी पर सुनील सिंह की पहली प्रतिक्रिया भी सामने आई है। उन्होंने इसके लिए बीजेपी पर जमकर हमला बोला है। सुनील सिंह ने कहा है कि ईडी सीबीआई का दफ्तर बीजेपी की स्क्रिप्ट से चलता है। बीजेपी को किस बात की खुन्नस है? आप कौन सी राजनीति लड़ाई लड़ रहे हैं? इस बदले को बिहार अपने हिसाब से लेगा। डराने के लिए आज का दिन चुना गया है। बिहार आपको छापों की अच्छी नसीहत देगा। आरजेडी नेता मनोज झा ने भी सीबीआई छापेमारी को लेकर हमला बोला है। मनोज झा ने कहा है कि इसे एजेंसियों की छापेमारी ना कहिए, इसे बीजेपी के संगठनों की छापेमारी कहिए। हमारे नेता तेजस्वी यादव ने सरकार बनने के बाद ही कहा था कि आइए हमारे घर में दफ्तर खोल लीजिए। हम दिल्ली, महाराष्ट्र से लेकर बिहार तक वही कहानी देख रहे हैं। एक बार समझ लीजिए कि जिस तरह से इन एजेंसियों का दुरुपयोग बीजेपी ने किया है, जब यह सत्ता से बाहर होंगे तो इनकी जद में यह भी आएंगे, क्योंकि इनका चरित्र खराब हो गया है। दिल्ली में बैठे लोग राजनीतिक लोग नहीं हैं, आपराधिक माइंड के लोग हैं। सुनील सिंह के घर पर सीबीआई छापे को लेकर बीजेपी की तरफ से भी प्रतिक्रिया आई है। बीजेपी नेता रामेश्वर चौरसिया के मुताबिक जब कहीं कुछ मिलता है तभी सीबीआई जाती है। रामेश्वर चौरसिया ने कहा कि हमारी सरकार जब चल रही थी तब भी सबको नोटिस भेजा गया था, भोला यादव को गिरफ्तार किया गया था। जब कहीं कुछ मिलता है तभी सीबीआई वहां पहुंचती है। एक चीज तो प्रत्यक्ष दिख रही है कि दिल्ली में सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी के बाद केजरीवाल ने कहा है कि अगली बार मनीष सिसोदिया की बारी है, क्योंकि उन्हें मालूम था कि उनके बाद करप्शन जो है बीजेपी कर रही है और अब कार्रवाई होना भी लगभग तय माना जा रहा है। असम की एक अदालत ने दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को सम्मन जारी किया है। अदालत ने मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा की ओर से दायर मानहानि मामले में सिसोदिया को जो है मंगलवार को सम्मन जारी कर 29 सितंबर को पेश होने के लिए किया। कामरूप की मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मोनमी शर्मा ने हेमंत शर्मा के खिलाफ कथित रूप से मानहानि के बयान देने पर जो है सिसोदिया को सम्मन जारी किया है। सिसोदिया ने 4 जून को नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन के दौरान मीडिया में आई खबरों का जिक्र करते हुए कहा था कि असम सरकार ने अन्य कंपनियों से 600 रुपए प्रति किट के हिसाब से पीपीपी किट जो है खरीदी और शर्मा की पत्नी और बेटे व्यापारिक साझेदारों की कंपनियों को 990 रुपए के हिसाब से तत्काल इन किट की आपूर्ति करने के आदेश दिए गए। असम के मुख्यमंत्री की पत्नी रिंकी भुइया शर्मा ने 21 जून को दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के खिलाफ 100 करोड़ रुपए की मानहानि का मुकदमा दाखिल किया है। आपको बता दें कि असम के जो है मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा की पत्नी रिंकी भुइया शर्मा ने जून में पीपीई किट खरीद मामले में घपले का आरोप लगाने वाले आप नेता और दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के खिलाफ 100 करोड़ रुपए का मानहानि का मुकदमा दायर किया था। रिंकी शर्मा के वकील पी नायक ने कहा कि उनके मुवक्किल ने कारपोरेट सामाजिक जिम्मेदारी गतिविधियों के तहत पीपीई किट दान के रूप में जमा की। पीपीई किट की आपूर्ति में अनियमितता बढ़ते जाने के आरोपों पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए सीएम हेमंत बिश्व शर्मा ने कहा कि पीपीई किट सरकार को गिफ्ट में दी गई और उनकी पत्नी की कंपनी ने इसके लिए कोई भी बिल नहीं दिया था। तो रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे।
ब्रेक के बाद फिर स्वागत है आपका। रुक करते हैं आगे की खबरों पर। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच सियासी घमासान जारी है। दोनों दल एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के घर पर पड़े सीबीआई के छापे के बाद यह और भी तेज हो गया है। इस बीच आम आदमी पार्टी ने आज सुबह 11 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इसमें जो है उनके नेता ने बड़ा खुलासा किया। केंद्रीय जांच ब्यूरो ने 19 अगस्त को दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के घर पर छापा मारा था। उसने यह कार्रवाई दिल्ली की शराब नीति में कथित अनियमितता के आरोप में जांच के सिलसिले में की गई थी और इस छापे के बाद से दिल्ली की राजनीति गर्मा गई। मनीष सिसोदिया ने दावा किया कि बीजेपी ने उनसे संपर्क किया था। उनका दावा है कि बीजेपी ने उनसे कहा कि अगर वो आम आदमी पार्टी को छोड़ देंगे और उसको तोड़ देंगे तो उन्हें दिल्ली का मुख्यमंत्री बना दिया जाएगा और उनके खिलाफ चल रहे सभी मामलों को वापस ले लिया जाएगा। वहीं बीजेपी ने उनके इस दावे का खंडन किया है, लेकिन मनीष सिसोदिया अपने दावे को लेकर डटे हुए हैं। बीजेपी ने मनीष सिसोदिया से उस व्यक्ति का नाम बताने के लिए कहा है जिसने उनसे संपर्क किया था। इस पर आम आदमी पार्टी ने कहा कि सही समय पर वो इस बात की पूरी जानकारी जो है वो सार्वजनिक कर देंगे। मनीष सिसोदिया के इस दावे को देखते हुए आज होने वाली आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो है कई महत्वपूर्ण विषयों को भी उठाया गया है। दिल्ली सरकार की आबकारी नीति पर जारी लड़ाई अब नई दिल्ली नगर पालिका परिषद में भी पहुंच गई है। परिषद के सदस्य कुलजीत सिंह चहल जो है वो रद्द कर दी गई है। आबकारी नीति के खिलाफ आज एक निंदा प्रस्ताव भी पेश किया जा सकता है। बिहार में आज बहुमत परीक्षण होना है और इस बीच राज्य से बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। आरजेडी के दो बड़े नेताओं के घर पर छापेमारी चल रही है। एमएलसी सुनील सिंह और राज्यसभा सांसद अशफाक करीम के घर पर सीबीआई ने छापेमारी की है। महागठबंधन सरकार के शक्ति परीक्षण के बीच आरजेडी नेता के घर में छापेमारी बिहार सरकार को असहज कर सकती है। बताया जा रहा है कि सुनील सिंह के घर पर नौकरी के बदले जमीन मामले में यह कार्रवाई की जा रही है। इस छापेमारी में आरजेडी सांसद मनोज झा ने कहा कि इसे एजेंसियों की छापेमारी ना कहिए, इसे बीजेपी के संगठनों की छापेमारी कहिए। हमारे नेता तेजस्वी यादव ने सरकार बनने के बाद ही कहा कि आइए हमारे घर में दफ्तर खोल लीजिए। हम दिल्ली, महाराष्ट्र से लेकर बिहार तक वही कहानी देख रहे हैं। उन्होंने कहा कि एक बात समझ लीजिए कि जिस तरह से इन एजेंसियों का दुरुपयोग बीजेपी ने किया है, जब यह सत्ता से बाहर होंगे तो इसकी जद में यह भी आएंगे, क्योंकि इनका चरित्र खराब हो गया है। दिल्ली में कौन बैठे लोग हैं, राजनीति कर रहे हैं, ये जनता को साफ समझना चाहिए। आपराधिक माइंड के लोग जो हैं वो दिल्ली में बैठे हुए हैं। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने इशारों में बीजेपी पर ट्वीट करके हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि वो डरेगा नहीं, ना ही वो झुकेगा। बीजेपी नेता और सोशल मीडिया स्टार सोनाली फोगाट का 23 अगस्त को गोवा में दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया था। हालांकि उनकी बहन रमन ने साजिश का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि सोनाली को खाना खाने के बाद बेचैनी महसूस हुई थी, जिसके बाद अंजुना पुलिस ने अप्राकृतिक मौत का मामला भी दर्ज किया है। गौरतलब है कि 23 अगस्त को सुबह करीब 9 बजे सोनाली फोगाट को कथित तौर पर उत्तर गोवा के अंजुना के सेंट एंथनी अस्पताल ले जाया गया था, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया था। प्रारंभिक जांच में पता चला है कि सोनाली फोगाट 22 अगस्त को अपने स्टाफ के साथ एक इवेंट में शामिल होने के लिए गोवा आई थी और अंजुना के एक होटल में ठहरी हुई थी। 23 अगस्त की सुबह वह होटल में असहज महसूस करने लगी, जिसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। गौरतलब है कि संबंधित गवाहों के आगे बयान दर्ज किए जा रहे हैं। अंजुना पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए डॉक्टरों का एक पैनल नियुक्त करने के लिए गोवा मेडिकल कॉलेज में फॉरेंसिक मेडिसिन विभाग को लिखा है। रिपोर्ट के मुताबिक सोनाली फोगाट का पोस्टमार्टम 24 अगस्त बुधवार यानी कि आज किया जाएगा। वहीं डॉक्टरों ने दिल का दौरा पड़ने को सोनाली फोगाट की मौत का कारण भी बताया। हालांकि डॉक्टरों का यह भी कहना है कि पोस्टमार्टम के बाद ही सोनाली फोगाट के मौत के सही कारणों का पता लग पाएगा। वहीं उनके शरीर पर किसी प्रकार के चोट के निशान नहीं मिले हैं। कांग्रेस के अध्यक्ष पद को लेकर बड़ी जानकारी सामने आ रही है। सितंबर में होने वाला पार्टी अध्यक्ष के चुनाव के लिए पार्टी इस बार बड़ा बदलाव करने के मूड में दिख रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कांग्रेस के दिग्गज नेता और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से कांग्रेस की कमान संभालने की पेशकश की है। हालांकि अभी इस पर अशोक गहलोत ने जानकारी नहीं होने की बात कही है। सीएम अशोक गहलोत ने जो है कहा है कि यह मैं मीडिया से सुन रहा हूं और इसके बारे में अभी तक मुझे कोई भी जानकारी जो है वो नहीं मिली है।
झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में निवेश की व्यापक संभावनाएं हैं और उनकी सरकार निवेशकों की हर संभव मदद कर रही है। झारखंड मंत्रालय में ब्रिटेन उच्चायोग के प्रतिनिधियों के साथ विभिन्न क्षेत्रों में निवेश और राज्य में संभावनाओं को लेकर हुई बैठक को संबोधित करते हुए सीएम सोरेन ने यह बात कही है। बैठक में मुख्यमंत्री ने ब्रिटेन के उच्चायुक्त एलेक्स एलिस और उनकी टीम को संबोधित करते हुए कहा कि झारखंड के विभिन्न क्षेत्रों में निवेश की काफी संभावनाएं हैं। निवेशकों के हितों को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार पूरी तरह से मदद कर रही है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि राज्य सरकार की तरफ से शिक्षा, कृषि, स्वास्थ्य, उद्योग, इलेक्ट्रॉनिक मोटर व्हीकल, स्वास्थ्य, खेल एवं सौर ऊर्जा सहित कई क्षेत्रों में निवेश और काम के लिए बेहतर नीति बनाई गई है। इन सभी क्षेत्रों में अभी काफी काम किया जाना है। सोरेन ने कहा कि इन क्षेत्रों में आप सभी का सहयोग महत्वपूर्ण रहेगा। इस अवसर पर मुख्य सचिव सुखदेव सिंह, विकास आयुक्त अरुण कुमार सिंह, अपर मुख्य सचिव खिंगाते, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव राजीव अरुण भी शामिल रहे। तो रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद फिर स्वागत है आपका। रुक करते हैं आगे की महत्वपूर्ण खबरों पर। ईडी ने सुबह राष्ट्रीय जनता दल के सांसद डॉक्टर फयाज अहमद के बिहार के मधुबनी स्थित घर पर छापा मारा है। ईडी की कार्रवाई ऐसे समय हो रही है जब राज्य में इसी महीने बनी महागठबंधन की सरकार विधानसभा में विश्वास मत पेश करने वाली है। ईडी की इस कार्रवाई से बिहार के राजनीति हलके में हड़कंप मच गया है। आरजेडी ने डॉक्टर अहमद को इसी साल राज्यसभा में भेजा है। इससे पहले वो 2010 और 2015 में आरजेडी के ही टिकट पर मधुबनी की 20वीं विधानसभा सीट से विधायक भी चुने जा चुके हैं। डॉक्टर फयाज अहमद मधुबनी में पैदा हुए डॉक्टर फयाज अहमद ने दरभंगा के ललित नारायण मिश्रा विश्वविद्यालय से समाजशास्त्र में पीएचडी की डिग्री ली है। वो मधुबनी के केशवपुर में मधुबनी मेडिकल कॉलेज के नाम से मेडिकल कॉलेज चलाते हैं। इसके अलावा वो कई स्कूल में बीएड कॉलेज समेत कई शिक्षण संस्थान भी चलाते हैं। राजद ने इस साल डॉक्टर फयाज अहमद को राज्यसभा भेजा था। माना जा रहा है कि आरजेडी ने अपने मुस्लिम यादव समीकरण को मजबूत बनाए रखने के लिए डॉक्टर फयाज को राज्यसभा भेजा। उनकी अहमियत को इस तरह से ही समझ सकते हैं कि उनके नामांकन के समय राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव खुद मौजूद थे। उनके अलावा उस समय नेता प्रतिपक्ष रहे उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव, उनके बड़े भाई तेज प्रताप यादव भी मौजूद थे। डॉक्टर फयाज अहमद आरजेडी से काफी लंबे समय से जुड़े हुए हैं। वो आरजेडी के टिकट पर 2010 और 2015 के विधानसभा चुनाव में मधुबनी की 20वीं विधानसभा सीट से चुनाव जीत चुके हैं। उन्होंने 2020 में विधानसभा चुनाव में 20वीं से बीजेपी के हरिभूषण ठाकुर बचौल के हाथों हार का सामना करना पड़ा था। डॉक्टर फयाज अहमद जनता यूनाइटेड दल में भी रह चुके हैं। उन्होंने जदयू के टिकट पर 2005 का चुनाव 20वीं सीट से लड़ा था। इसमें उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। इसके बाद वो आरजेडी में शामिल हो गए थे। सोशल मीडिया पर इन दिनों वायरल हो रहे कुछ वीडियो में कुछ महिलाओं के रंग बदले से नजर आ रहे हैं। थप्पड़बाज महिला और गालीबाज महिला के बाद महिला का एक और नया वर्जन सबके सामने आया है, वो है चप्पलबाज महिला। जी हाँ, सभी सुना है और इस वीडियो को काफी लोगों ने देखा है। वहीं इस वीडियो में एक शख्स चप्पलों से पिटता हुआ भी दिख रहा है। ऑनलाइन ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसे एक ट्विटर यूजर ने शेयर किया है। इस वीडियो में 2-3 डिलीवरी एजेंट्स और महिलाओं को देखा जा सकता है। इसके बीच किसी मुद्दे पर बहस चल रही है। वीडियो से आवाज को हटा दिया गया है, जिससे इनके बीच हो रही वार्तालाप को नहीं सुना जा सकता है। तभी उनमें से एक महिला अचानक वहीं मौजूद जोमेटो के एक डिलीवरी एजेंट को जूते से पीटने लगती है, जबकि ये डिलीवरी एजेंट वीडियो में एक बार भी मुंह खोलता नजर नहीं आ रहा। देखा आपने कैसे चप्पलबाज महिला डिलीवरी एजेंट को जूतों से मारती हुई दिख रही है। महिला का जोमेटो डिलीवरी एजेंट को सड़क के बीच में पीटने का ये चौंकाने वाला वीडियो इंटरनेट पर अब तेजी से वायरल हो रहा है।
बिहार में महागठबंधन की सरकार के गठबंधन के बाद आज विधानसभा में नीतीश कुमार फ्लोर टेस्ट का सामना करेंगे। वहीं इस फ्लोर टेस्ट में पहले आरजेडी नेता सुनील सिंह के घर छापेमारी की कार्रवाई हुई है। बड़ी संख्या में पुलिस उनके घर पहुंची है, जिस पर भड़कते हुए उन्होंने इसे बीजेपी की साजिश बता दिया है। सुनील सिंह ने दावा करते हुए कहा कि बीजेपी के निर्देश पर इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। वहीं सुनील सिंह की पत्नी भी इस दौरान भड़कते हुए नजर आई। सुनील सिंह की पत्नी ने कहा कि ये बेवजह हमें परेशान कर रहे हैं, मेरे घर को बर्बाद कर रहे हैं। अगर इन्हें हमारे घर से कुछ नहीं मिला तो हम इन पर मानहानि का केस दर्ज कर देंगे। सुनील सिंह की पत्नी ने आगे कहा कि ये इज्जत का सवाल है, बिना सूचना दिए सीबीआई कैसे मेरे घर में घुस सकती है। मेरे पति किसी के पीछे नहीं भागते, ईमानदारी से काम करते हैं, इसलिए आज उन्हें परेशान किया जा रहा है। आपको बता दें कि इस छापेमारी को लेकर लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि ये बलात्कारी पार्टी फ्लोर टेस्ट से पहले ही नीचता पर आ गई है, अपने पोसुआ को भेजा है डराने के लिए। वहीं आरजेडी नेता मनोज झा ने कहा है कि ये छापेमारी एजेंसी की नहीं बल्कि बीजेपी के संगठनों की छापेमारी है। उन्होंने कहा कि सरकार बनने के बाद तेजस्वी यादव इसको लेकर पहले ही काफी कुछ कह चुके हैं। फिनलैंड के प्रधानमंत्री सना मारिन के डांस वाले वीडियो को लेकर हुए विवाद के बाद अब दुनिया भर की महिलाएं उनके समर्थन में आ गई हैं। महिलाओं ने फिनलैंड की पीएम के साथ एकजुटता दिखाते हुए जो है उनको सपोर्ट किया है। उन्होंने अपने साथ साथ डांस का वीडियो भी शेयर किया है। प्रधानमंत्री सना मारिया के डांस वीडियो को लेकर कथित तौर पर कहा गया है कि वे नशे की हालत में हैं और अपने दोस्तों के साथ डांस कर रही हैं। इन आरोपों के बाद प्रधानमंत्री सना मारिया ने अपना ड्रग टेस्ट करवाया था, जिसकी रिपोर्ट नेगेटिव आई थी। कुछ राजनीतिक विरोधियों ने उस डांस का वीडियो को लेकर सना मारिन के व्यवहार को लेकर प्रधानमंत्री के लिए अनुपयुक्त बताया था। वहीं अब सोशल मीडिया पर कई महिलाओं ने जो है हैशटैग के साथ में मुहिम भी छेड़ रखी है। सोशल मीडिया पर महिलाओं ने सना मारिन के विरोध के तर्क से असहमति जताई और मारिन का समर्थन किया। वीडियो में महिलाएं अपने घरों में या पब्लिक प्लेस पर डांस करती हुई नजर आ रही हैं। एक यूजर ने अपनी डांस वीडियो डालते हुए लिखा कि हम सभी को थोड़ा और डांस करना चाहिए, मैं सना मारिन के साथ खड़ी हुई हूँ। फिनलैंड के प्रधानमंत्री को अपना समर्थन देने वाली महिलाओं में विभिन्न देशों की कई महिलाएं भी शामिल है। ऑस्ट्रेलिया में संसद सदस्य फियोना पैटन ने ट्विटर पर अपनी एक तस्वीर पोस्ट करते हुए लिखा कि अगर किसी पार्टी में स्टीम लेना आपके प्रधानमंत्री द्वारा किया गया सबसे बुरा काम है तो आप बहुत भाग्यशाली देश है। वहीं यूरोपीय संसद की सदस्य टिली मेट्स ने सना मारिन के साथ एकजुटता दिखाते हुए अपना डांस का वीडियो भी पोस्ट किया है। राजस्थान में मंगलवार को हुई भारी बारिश कहर बनकर टूटी। मूसलाधार बारिश के कारण राजस्थान के 3 जिलों झालावाड़, धौलपुर और बारां में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए। भारी बारिश के कारण बारां और बूंदी जिलों में आई बाढ़ के चलते 2 लोग उसमें बह गए और 2 अन्य लापता भी बताए जा रहे हैं। जानकारी के अनुसार राजस्थान के झालावाड़, धौलपुर और बारां में हुई मूसलाधार बारिश ने बाढ़ के हालात पैदा कर दिए हैं। निचले इलाकों में लोगों को बाहर निकालने के लिए सेना और आपदा राहत दल ने अभी तक 1100 से ज्यादा लोगों का रेस्क्यू किया है। बताया जा रहा है कि बारां और झालावाड़ जिलों में वायुसेना ने 50 से अधिक लोगों को एयरलिफ्ट किया है। ग्रामीण विकास और पंचायती राज्य मंत्री रमेश मीणा ने करौली जिले के बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा भी किया है। इस दौरान उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव से बात भी की गई है। उन्होंने बाढ़ की स्थिति से अवगत उन्हें करा दिया गया है। राज्य में कई गांव द्वीप बन गए, ग्रामीणों को मदद की जा रही है और उन्हें मदद की जरूरत भी है। और इसके साथ ही रमेश मीणा ने बाढ़ प्रभावित इलाकों में रह रहे लोगों के लिए भोजन और पीने के पानी की व्यवस्था करने के लिए अधिकारियों को निर्देश भी दिए। आपको बता दें कि अचानक आई बाढ़ के कारण मरने वाले लोगों की पहचान हो गई है। पुलिस ने जानकारी दी है कि बाढ़ के कारण बारां जिले के डाबरी काकाजी गांव के 35 वर्षीय प्रेम नारायण सुमन और बूंदी जिले में सुवासदा गांव के 50 वर्षीय सत्यनारायण प्रजापति की मौत हो गई है, जिनके शव बरामद कर ली उन्हें पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया गया है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आगे की खबरों के लिए आप बने रहिए कमल राष्ट्रीय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।